आइए चालू करते हैं। जो जितने भी अभी एग्ज़ाम्स होंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स, चाहे वो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, सारे ही एग्ज़ाम में ये जो सब्जेक्ट है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं आज, नया सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स आएगा। देखो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है पहले जो है व्यापम में नहीं था, इस बार से ऐड हो गया है, ठीक है जी। तो मान के चलिए लगभग सारे में 10 क्वेश्चन हम वेटेज मान लें फ्लूइड मैकेनिक्स का, मान के चलो जेई में अगर मान ले, जेई में अगर व्यापम जे और एसएससी जे दोनों को अगर इंक्लूड कर ले तो ये जो क्वेश्चन है वो 1 से लेकर 25 तक चला जाता है। कभी कभी एसएससी जेई में 25 क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से देखे गए हैं। 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, बहुत बड़ा मार्क्स होता है, 25% हो जाएगा। एसएससी जेई में 100 क्वेश्चन का टेक्निकल आता है, 25% मतलब बहुत ज़्यादा वेटेज, इतना वेटेज देख लिया गया है, ठीक है। अब मैं जब फ्लूइड मैकेनिक्स की जब मैं बात करूंगा, क्रैश कोर्स नहीं है ये, अब जब मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूंगा तो उसमें पूरा आपका एफएम वाला पोर्शन आएगा और आपका ओसीएफ आ जाएगा, ओपन चैनल फ्लो, और फ्लूइड मशीनरी वाला जो पार्ट है जिसको हम हाइड्रोलिक मशीन बोलते हैं, फ्लूइड मशीनरी, बिकॉज ये जो क्लास जो चल रही है वो सभी आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, चाहे वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो। तो अब जब मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूंगा तो पूरा ये रहेगा, पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो और फ्लूइड मशीनरी, पूरा मैं ही डील करूंगा इस बार, ठीक है, ध्यान देना। तो जेई की अगर मैं बात करूं तो जेई में 1 से 25 मार्क्स तक जा सकता है, गया है। और एसईएस और असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरार की अगर मैं बात करूँ तो भी इसका वेटेज जीरो तो कभी आता नहीं है यार, है ना, जीरो तो कभी आता नहीं कि एक भी क्वेश्चन आया, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, आ ही जाता है। 1 से लेकर मान के चलो 15 नंबर मैक्सिमम, या बढ़ भी सकता है, एक रेंज मान लेते हैं, 15 नंबर भी बहुत होता है। 15 क्वेश्चन एसईएस से 15 क्वेश्चन मतलब 30 मार्क्स, 2 क्वेश्चन का रहता है ना 1 मार्क्स, तो 30 मार्क्स कम थोड़ी ना यार, 30 मार्क्स बहुत है, 10% के आसपास 150 क्वेश्चन होता है ना, 2 से मल्टीप्लाई 300 नंबर, 30 नंबर, है ना यार। तो कुल मिला के ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है जी। सो अब फ्लूइड मैकेनिक्स की जब भी मैं बात करूंगा तो फ्लूइड मैकेनिक्स में सब कुछ आ जाएगा, ओसीएफ भी आ जाएगा, ओपन चैनल फ्लो भी आ जाएगा, और वो नोच एंड वेयर उसी के अंदर पढ़ा देंगे यार, ओसीएफ के अंदर वो छोटा सा दे दिया था अभी जो डब्ल्यूआरडी का एग्जाम हुआ था उसमें, नोच एंड वेयर वो उसी के अंदर है। और फ्लूइड मशीनरी में भी इस बार पढ़ाऊंगा। फ्लूइड मशीनरी कहने का मतलब टरबाइन और पंप, टरबाइन और क्या, पंप। तो देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स यानी कि सबसे पहली बात तो समझते हैं कि फ्लूइड होता क्या है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएंगे। आज तो इंट्रोडक्शन वाला ही पार्ट है, पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। सो फ्लूइड कहने का मतलब क्या चीज़ है समझिए। बहुत पहले आपने पढ़ा होगा, बहुत पहले आपने मैटर पढ़ा है। मैटर क्या होता है, अ सब्सटेंस विच हैविंग द मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। जो भी सब्सटेंस जिसके पास क्या हो भाई, कुछ द्रव्यमान हो, कुछ मास हो, और जो क्या करता हो, एक स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, वो क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। मैटर कहने का मतलब क्या क्या देखा है आपने, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यही तो देखा है। प्लाज्मा उस पर बात नहीं करेंगे यार, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस ये मैटर होते हैं, ये स्पेस भी लेते हैं, इस मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, और कुछ ना कुछ उनका मास होता है कि नहीं यार, होता है कि नहीं, ध्यान देना। सो फ्लूइड का एक बेसिक डेफिनेशन, आप फ्लूइड के डेफिनेशन में 3-4 तरीके से बात करूंगा आज की क्लास में, लेकिन सबसे पहले अभी तो पहले सिलेबस पे हम गो थ्रू होंगे, उसके पहले बस मैं फ्लूइड में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि फ्लूइड क्या होता है, उसके बाद फिर फ्लूइड के डेफिनेशन में और अच्छे तरीके से जाएंगे। अभी बस एक छोटा डेफिनेशन पे चर्चा कर रहे हैं, ध्यान देना। सो फ्लूइड क्या होता है आपके पास, जिसमें फ्लो होने की एबिलिटी हो, और ये जो तीनों जो मैटर है उसमें किसमें फ्लो होने की एबिलिटी होगा, लिक्विड और गैस। इससे ज़्यादा मत जानिए, अभी धीरे धीरे मैं आपको और इसके बारे में समझाऊंगा। ये जो फ्लूइड है इसको हमको अपना दोस्त बनाना है यार, समझ रहे हो, एकदम ऐसा दोस्त जिससे आप सब कुछ शेयर करते हो, ऐसा वाला दोस्त बनाना है, दूर का दोस्त नहीं बनाना है इसको। एग्जाम आते तक आपके पास जब भी आप सोते सोते बात करें तो फ्लूइड भी आपसे बात करे, ऐसा दोस्त बना लेना है अपने। अभी तो बस मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये भोपाल से आया है या मुंबई से आया है, अब इसको धीरे धीरे इसके साथ बात करते 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 जितने दिन भी हम पढ़ेंगे उसको अपना ऐसा दोस्त बना लेना है कि जब आप उससे बात करो तो वो भी आपसे बात करे। समझ में आ रहा है बात। सो फ्लूइड क्या है, अ सब्सटेंस विच हैविंग द फ्लो एबिलिटी, जिसके अंदर फ्लो होने की एबिलिटी हो, लिक्विड और गैस।
मैटर में अगर हम बात करें तो लिक्विड और गैस में क्या होगा, फ्लो होने की एबिलिटी होगा, जिसमें फ्लो होने की एबिलिटी हो। और भी डेफिनेशन है, धीरे धीरे मैं चर्चा करूंगा। फ्लो होने की जिसमें एबिलिटी हो सब्सटेंस, वो क्या कहलाता है जी, फ्लूइड कहलाता है। लिक्विड और गैस में क्या होता है, फ्लो होने की क्या होती है, एबिलिटी होती है। आप एक सिविल इंजीनियर है, ध्यान देना, सिविल इंजीनियर का जो रिश्ता है बहुत गहरा है पानी के साथ, एकदम डीप रिलेशनशिप। समझ रहे हो बात? आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ यार, चाहे आप PWD में चले जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, PRD में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पानी तो आपको देखना ही है, क्योंकि आपको कंस्ट्रक्शन करवाना ही है। अरे कुछ ना कुछ बनवाना ही है ना यार, सामुदायिक भवन बनवा रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र बनवा रहे हैं, PRD में अगर चले गए तो, है ना। PHE में और WRD में जाओगे तो उसमें तो बहुत ही गहरा रिश्ता है। वहाँ चाय भी पियोगे तो समुद्र उसके किनारे पियोगे, बांध के किनारे। जैसे एक हसदेव वाला जो बांध है, वहाँ पर पोस्टिंग होता है ना WRD का, हसदेव वाला मिनी माता जो डैम है, बहुउद्देशीय परियोजना था, 1967 में बना था, हसदेव नदी पे बना है। हसदेव नदी ऊपर से आता है कोरिया तरफ से। जो नया डिस्ट्रिक्ट अभी बना है अभी, भरतपुर चिरमरी वाला जो डिस्ट्रिक्ट बना ना, अरे सुनो, देवगढ़ की पहाड़ी जो चांगबार की पहाड़ी है वहाँ से आता है, 176 लंबा है, और कोरबा के नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट के आसपास उसका लोकेशन है मिनी माता का। सुनो यार, मिनी माता हसदेव बांगो बांध कोरबा का, है ना, सबसे लंबा है, सबसे ऊंचा है बांध है छत्तीसगढ़ का, 87 मीटर लगभग उसकी हाइट है, 87 मीटर हाइट है। तो वहाँ पर जब आप WRD डिपार्टमेंट में आप जब जाओगे, AE बनोगे तो वहाँ पर पोस्टिंग होता है यार, JE बनोगे तो वहाँ पर पोस्टिंग होगा आपका बांध के पास यार। बहुउद्देशीय परियोजना कहने का मतलब क्या है, उसका उद्देश्य बहुत सारे हैं। बहुउद्देशीय कहने का ना, उद्देश्य बहुत सारे हैं। जैसे कि पानी, अभी वहाँ पर वो भी है, ताप विद्युत गृह भी है, मतलब थर्मल पावर प्लांट भी है, 120 मेगावाट का है, 40 का 3, 4 × 12, 120 मेगावाट का है वहाँ पर। उससे इरिगेशन में भी काम आता है, उस बांध से सिंचाई के लिए भी काम आता है यार, और फ्लोट को कंट्रोल करने का भी काम आता है। बांध का काम क्या है, 3 मेनली काम तो यही है कि उससे हम बिजली बना लें, या फिर उसको रोक के बाढ़ को कंट्रोल कर लें, या फिर सिंचाई के लिए कैनल के थ्रू सिंचाई के लिए भेज दें यार। इसके गांव के गांव उधरी से, कोरबा से उधरी जांजगीर चांपा भेज दें, है ना। हसदेव वहां से निकलता है कोरिया से, और कहाँ जाता है, शिवनारायण के आगे मिलता है, केरो करके कुछ गाँव है, केरा करके कुछ गाँव है, तहसील है, तहसील नहीं है, वो एक जगह है केरा करके, शिवनारायण के थोड़ा सा आगे, क्या बोलते हैं, चंद्रपुर के थोड़ा पहले। चंद्रपुर तो शक्ति में है ना यार, अब शक्ति बन गया ना ये नया जिला, अरे शक्ति बन गया ना नया जिला यार, जानते हो कि नहीं? हाँ। तो मैं ये आपको बोल रहा था कि एक सिविल इंजीनियर के लिए जो फ्लूइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ध्यान देना। फ्लूइड में भी कहने का मतलब जिसमें फ्लो होने की एबिलिटी, लिक्विड और गैस। तो लगभग आप जो सिविल इंजीनियर है, जो ज़्यादातर देखेंगे बात जिसमें आप करेंगे, वो लिक्विड में बात करेंगे। लिक्विड में भी आप किसकी ज़्यादा बात करेंगे जी? पानी की। किसकी ज़्यादा बात करेंगे? पानी की। आप जो सिविल इंजीनियर हैं, फ्लूइड की से आपका गहरा रिश्ता है। फ्लूइड कहने का मतलब जिसमें फ्लो होने की एबिलिटी हो, लिक्विड और गैस को छोड़ दें तो आप मेनली, जब भी मैं आपको फ्लूइड बोलूँगा, जब मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो जनरली आपके दिमाग में आप इमेजिन कीजिएगा क्या, फ्लूइड मतलब लिक्विड, भाई गैस भी होता है, मैं समझा रहा हूँ, लेकिन आपका ज़्यादा रिश्ता किससे है जी? पानी से है। समझ रहे हो यार? पानी से है। किससे ज़्यादा रिश्ता है आपका? पानी से। फ्लूइड एक सब्सटेंस है जिसमें फ्लो होने की एबिलिटी हो, लिक्विड और गैस। लिक्विड में जनरली हम किसकी बात करेंगे जी? पानी की। किसकी बात करेंगे? पानी की। अब समझिए मेरी बात। तो ये तो बस मैंने आपको डेफिनेशन बताया, इसका मैं पूरा एक सिलेबस बता पा रहा हूँ आपको कि फ्लूइड मैकेनिक्स से मैं बोल रहा हूँ, कहने का मतलब मैं पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स में जितने भी पार्ट आते हैं, प्लस ओपन चैनल फ्लो और फ्लूइड मशीनरी वाला पार्ट, ये इंक्लूडेड है। इसका वेटेज अच्छा खासा है, जिस भी आप एग्जाम में बैठेंगे सारे में वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इतनी बात समझ में आई जी? फ्लूइड क्या होता है थोड़ा सी समझ में आया, बस मैं थोड़ा सा ही बताया आपको, ज़्यादा तो आपको बताया नहीं। समझ में आया थोड़ा सा? अब समझिए इसके पूरे सिलेबस पे हम गो थ्रू होते हैं पहले, फिर आगे की चर्चा करेंगे। समझिए, जैसे कि अब वो हसदेव वाला नदी वाला देख लिए तो उसी का एग्जाम्पल समझ लेते हैं। हसदेव बहते हुए आ रहा है उधर से, देवगढ़ की पहाड़ी से। देवगढ़ का हाइट कितना है मालूम है ना? 1033 यार। पूर्वी बुंदेलखंड जानते हो कि नहीं? अब नक्शा तो मेरे को उतना अच्छा बनाने आता नहीं यार, नीचे कमेंट आ जाता, नहीं तो नक्शा तो पहले अच्छे से बना लो करके। अब नक्शा कौन प्रैक्टिस करता है यार? नक्शे का थोड़ी प्रैक्टिस किया जाता है यार, हमको मानचित्रकार थोड़ी बनना है। ऐसे कुछ छत्तीसगढ़ बनता है ना यार? पता है कि नहीं यार?
और ये संभाग है, ये सरगुजा संभाग है। ये कौन सा संभाग है? बिलासपुर संभाग है। यस वेरी गुड, बिलासपुर संभाग है। और ये कौन सा संभाग? इधर दुर्ग है, इधर रायपुर है, और ये बस्तर संभाग है। तो पहले ऐसे ही था, ये कोरिया था, ये सूरजपुर था, ये बलरामपुर था, ये सरगुजा था, ये जसपुर था। अभी तो बहुत सारा चेंजेस आ गया इसमें। और ये भाई एकदम एग्जैक्ट नहीं है ना, ये थोड़ा और झुकाव इसका इस तरफ रहता है, छत्तीसगढ़ का झुकाव थोड़ा इस तरफ रहता है, ध्यान देना। और उसके बाद ये तो आपका मुंगेली है, फिर इधर बिलासपुर था आपके पास। बिलासपुर भी अभी पेंड्रा मरवाही में टूट गया है, गोरेला पेंड्रा मरवाही में। इसका जो ये वाला हिस्सा है गोरेला पेंड्रा मरवाही चल गया, ये मुंगेली है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर बनता है कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़। और ये जांजगीर चांपा का जो नीचे वाला हिस्सा है वो शक्ति बन गया है। और इधर से जो महानदी बहती है उसके गांव की तरफ से, उसके नीचे जो है सारंगगढ़ भिलाई ले लिया गया, बलौदा बाजार का वाला कुछ हिस्सा ले लिया है। सारंगगढ़ और भिलाईगढ़, महानदी ऊपर है, नीचे सारंगगढ़ भिलाईगढ़ है, रायगढ़ को तोड़ दिया गया है, अभी भी टूटा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका कबीरधाम है, और यहाँ पर क्या है? राजनांदगांव है। राजनांदगांव तो और ही टूट गया है 2 पार्ट में, ऊपर भी तोड़ दिया गया, नीचे भी तोड़ दिया गया। नीचे बहुत पहले तोड़ा गया था अंबागढ़ चौकी मोलामानपुर वाला, और अब ये भी तोड़ा गया जब इलेक्शन जीते तो खैरागढ़ का चुनाव का, खैरागढ़ छुई खदान वाला ऊपर भी तोड़ दिया गया, नॉर्थ भी तोड़ दिया गया, साउथ भी तोड़ दिया गया राजनांदगांव का यार। उसके बाद आपके पास इधर आपके पास दुर्ग आ जाएगा, ये दुर्ग, ये आपके पास बेमेतर आ जाएगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा? बालोद, और ये आपके पास रायपुर आ जाएगा। भाई ये थोड़ा सा इधर है ना, ये रायपुर आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या है? बलौदा बाजार। और ये नीचे क्या चीज़ है? धमतरी। यस वेरी गुड। और इधर महासमुंद है, और इधर क्या है? गरियाबंद। उसके बाद आप देखेंगे लाइक दिस, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? कांकेर आ जाएगा, और ये आपके पास नारायणपुर आ जाएगा। और इधर थोड़ा सा ऐसा बना देंगे आप, तो इधर देखो मैं लिख देता हूँ यार, ये तो अपने को जाना नहीं था नीचे से, लेकिन बता दिया। कांकेर, नारायणपुर, और ये कोंडागांव, और ये बस्तर। बेहतरीन जगह जो है बस्तर यार, चित्रकूट, क्या बात, बहुत बेहतरीन। जिसका अभी जॉब लगेगा सबका, अपन बस्तर चित्रकूट घूमने जाएंगे, बहुत बेहतरीन। और ये दंतेवाड़ा, और ये क्या है आपके पास? बीजापुर, और ये क्या है आपके पास? सुकमा। ये हसदेव नदी इधर कहीं से निकलता है यार, इधर चांगबार की पहाड़ी है, इधर देवगढ़ है, ये पूर्वी बघेलखंड का पठार है। यहाँ पर देवगढ़ है 1033 मीटर। इधर गौरेलाटा है, क्या समीर पाट जो बोलते हैं, समीर पाट है ना, इसको उतना इसमें मैं जान नहीं रहा। इधर आओ, देवगढ़, यही देवगढ़ के पास है, क्या बोलते हैं, सोनहाट करके तहसील है, वहाँ से निकलता है हसदेव। और इधर बहते इधर एक यहाँ पर अपने को यहाँ से मतलब है, इधर जांजगीर चांपा के पास कहीं पर मिलता है महानदी से, उतना मतलब नहीं अपने को। ये यहाँ पर है हसदेव बांगो बांध है ना यार, कोरबा के नॉर्थ तरफ है, मान के चलो। ये कोरबा है, ये जांजगीर चांपा है, कोरबा के ये कोरबा है, तो इसकी यहाँ कहीं पर है, नॉर्थ वेस्ट में अगर बोल दो, अच्छा लोकेशन अगर बोलना है तो। हसदेव बांगो बांध 1967 में बना था, है ना। ये एग्जाम में आया हुआ है 1967, CGPSC के एग्जाम में 1967 में बना है। प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, 87 मीटर हाइट है इसका, 87 मीटर हाइट है, ध्यान देना। और 1994 और 95 के आसपास इसमें थर्मल पावर प्लांट काम करना चालू किया, और 40 का 3 है, मतलब कितना मेगावाट है इसमें? 120 मेगावाट है यार, समझे यार। तो यहाँ पर बांध बना है, यहाँ पर अब समझिए। यहाँ से सिलेबस पे अपन चलेंगे। टूटा है, क्या टूटा है पता है कि नहीं यार? ये वाला हिस्सा किस में टूट गया है? भरतपुर, मनेनगढ़ और चिरमरी, ये वाला हिस्सा, ये इस पास से क्लोज कर देता है ऐसे, कोई ये ऐसे। और इधर तो और कुछ नहीं टूटा है। और इधर आपके पास टूटा है, इधर पेंड्रा मरवाही वाला हिस्सा टूट गया है, बिलासपुर को ब्लॉक कर देता है ऐसे करके, ऐसे टाइप का। गोरेला पेंड्रा मरवाही यार, सुना है कि नहीं सुना है यार? और इधर शक्ति बना है, और इधर बालोदा बाजार का कुछ हिस्सा लिया है, और ऐसे रायगढ़ थोड़ा झुकाव है, इसलिए बालोदा बाजार थोड़ी इधर है। इधर क्या है? सारंगगढ़ और क्या है? भिलाईगढ़ है। सुने हो कि नहीं नाम? सारंगगढ़ भिलाईगढ़ करके है, नया जिला बना है। और ये इधर तो अभी आपके पास वही छुई खदान वाला जो बना है, खैरागढ़ वाला, हाँ। और नीचे है अंबागढ़ चौकी वाला, है कि नहीं यार? थोड़ा बहुत दिमाग में रहता है कि नहीं तुम्हारे? क्यों भाई? तो पहले तो तुम ये नक्शा बनाना सीखो, पूरे जिले को लिखना सीखो। 33 जिले हो गए हैं अब, तुम जब 27 था तुमको सीख लेना था, अब 33 हो गए 33 हो गए। तो अब पूरा जो सिलेबस है, हाँ? नहीं फोटो क्यों, जो टीचर पढ़ाएगा वो पढ़ाएगा ना आपको, ध्यान देना। पूरा जो सिलेबस है मैं इसी हसदेव बांगो मिनी माता वाले बांध से चालू करूंगा, ध्यान देना, ठीक है जी। आओ समझो। तो पुष्पेंद्र भाई ये बांध क्यों बनाया गया यार?
हाँ बिजली पैदा, चलो ठीक है ठीक है। पानी आ रहा है समझो यार, उधर हसदेव नदी से पानी आ रहा है, चलते चलते आ रहा है, दौड़ते दौड़ते आ रहा है, ध्यान देना, उसको स्टोर कर लिया गया है। बांध में स्टोर कर लिया गया मतलब पानी कैसा है, रुका हुआ है, रुका हुआ है स्टैटिक कंडीशन में। ये हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला चैप्टर है, फ्लूइड स्टैटिक्स, जहाँ पर पानी किसमें क्या हुआ होगा, रुका हुआ होगा। जब पानी रुका हुआ होगा, आइए वहीं से मैं लिखते चलता हूँ, ध्यान देना। पहला जो टॉपिक बोलो या फिर चैप्टर बोलो वो आ रहा है फ्लूइड स्टैटिक्स। समझना, पूरा सिलेबस लिख दूंगा यहाँ पर, समझना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले तो सिलेबस में गो थ्रू हो जाए, ध्यान देना। पहला पानी जो हसदेव नदी का आया वो जो हसदेव मांगो बांध है वहाँ रोक दिया गया है, स्टोर्ड है, रुका हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, स्टैटिक कंडीशन। स्टैटिक कंडीशन में ना तो वही है फ्लूइड स्टैटिक्स। तो इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है उसको समझिए। इसके अंदर हमको पढ़ना है कि इंट्रोडक्शन देखना है सबसे पहली बात। इंट्रोडक्शन, किसका इंट्रोडक्शन, मेरा पानी का इंट्रोडक्शन और फ्लूइड की प्रॉपर्टीज, फ्लूइड प्रॉपर्टीज। जैसे मैंने अभी आपको एक इंट्रोडक्शन दिया क्या कि आपका जो पानी है, मतलब आपका जो फ्लूइड है वो कैसा हो रहा, कैसा है, क्या है, ऐसा सब्सटेंस है जिसमें क्या होने की एबिलिटी हो, फ्लो होने की एबिलिटी हो। बच्चा जानता है यार, ये तो पहला डेफिनेशन है, और भी डेफिनेशन मैं आपको दूंगा, इसी के बारे में और जानना है, फ्लूइड के बारे में और जानना है। पहला चीज मैंने आपको बताया कि वो सब्सटेंस जिसमें क्या हो, फ्लो होने की एबिलिटी हो, तो वही इंट्रोडक्शन। इसमें और हम बात करेंगे, शियर वेयर की बात करेंगे, लॉ ऑफ कंटिन्यूम की बात करेंगे, सारी चीज पे बात करेंगे। और फ्लूइड प्रॉपर्टीज कहने का मतलब क्या है, ये जो फ्लूइड है उसके बहुत सारे गुण होंगे, जैसे कि डेंसिटी हो गया, जिसको हम मास डेंसिटी बोलते हैं, वेट डेंसिटी हो गया जिसको हम स्पेसिफिक वेट बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया जिसको हम रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, उसके बाद विस्कोसिटी हो गई और कैपिलैरिटी हो गया। ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। ये क्या हो जाएगा जी, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। उसके बाद समझना, वो जो फ्लूइड है उसका प्रेशर भी होगा, फ्लूइड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। जो बांध में पानी है, समझना यार, जो बांध में पानी है ना जो रुका हुआ है, वो किसको टच कर रहा है, जो बांध में पानी है वो किसको टच कर रहा है, डैम को टच कर रहा है। ऑब्वियसली बात, तुमको थोड़ी टच करेगा यार, किसको टच कर रहा है, डैम को टच कर रहा है ना यार, डैम के वॉल को टच कर रहा है। डैम देखा है कि नहीं देखा, जब डैम बोल रहा हूँ, बांध बोल रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में कुछ पिक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा है यार, बन रहा है। तो उसके जो पानी रुका हुआ है वो चारों तरफ वॉल पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है ना, ध्यान देना। और फ्लूइड का प्रेशर होता है, ये मालूम है कि नहीं तुमको। फ्लूइड जिस भी सरफेस के कांटेक्ट में आता है, जैसे फ्लूइड है, ये सरफेस है, इसके कांटेक्ट में आएगा तो इसमें ऑलवेज कौन सा फोर्स लगाता है, नॉर्मल परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है। फ्लूइड जिस भी सरफेस के कांटेक्ट में आता है, इस सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो कौन सा फोर्स लगाएगा, ऑलवेज नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, यही क्या कहलाता है, फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड जिस भी प्लेन के या फिर सरफेस के कांटेक्ट में आता है, कौन सा फोर्स लगाता है यार, सिर्फ नॉर्मल। अभी मैं इस पर और बात करूंगा कि जब फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में रहता है तो उसमें शियर जो है वो जीरो रहता है। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं ऐसी चीज़ बात बोल रहा हूँ जो आपके दिमाग में है ही नहीं। तो अभी मेरे को बस एक इंट्रो देने दो। जब जैसे कोई भी मूवी आता है तो उसका एक ट्रेलर आता है ना यार, तो ट्रेलर में बस समझते हैं कि आप एक अपना थिंकिंग बनाते हैं कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा हो रहा हो। जब पिक्चर में जाकर देखते हैं तो कुछ और होता है ना यार, या फिर क्या पता जैसा आप सोच रहे हैं वैसा भी हो जाता हो। नहीं समझ रहे मेरी बात। जैसे ही ट्रेलर आता है तो आप थोड़ा सा अपने दिमाग करते हैं, अच्छा ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा, इसके साथ होगा। लेकिन जब आप मूवी देखते हैं तो क्या पता वो सही हो जाता है या फिर वो अलग होता होगा। इतनी बात समझ में आती कि नहीं है। तो वही अभी ट्रेलर चल रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स का भी ट्रेलर चल रहा है। अब आप जब मूवी में जब गो थ्रू होंगे, एक एक जब कड़ियाँ जुड़ते जाएंगी तो आपको समझ में आएगा कि जो मैं सोच रहा था वो सही है या फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, तो आपको वो चीज़ें समझ में आने लगेगी। ठीक है यार, अभी क्या पता आपको कुछ भी समझ में ना आए। क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हैं यार, क्या पता अभी कुछ भी समझ में नहीं आए, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में मैं देने जा रहा हूँ पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स, ध्यान देना।
सो प्रेशर कहने का मतलब मेरा प्रेशर थोड़ी नहीं, फ्लूइड मैकेनिक्स बात करें तो फ्लूइड का प्रेशर, तो मैं आपको बोल रहा था कि फ्लूइड प्रेशर क्या होता है। तो फ्लूइड जिस भी सरफेस के कांटेक्ट में आता है, जिस भी सरफेस, चाहे वो इंक्लाइंड सरफेस ऐसा क्यों ना हो, ऐसा सरफेस, तो यहाँ पर इसके कांटेक्ट में आ रहा है सरफेस के, ये पानी है, तो यहाँ पर कैसा फोर्स लगाएगा, नॉर्मल फोर्स लगाएगा। जिस भी सरफेस के कांटेक्ट में आएगा पानी, जैसे ऐसे बीकर है मान के चलो, यहाँ पर तो ये सरफेस है, तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा। फ्लूइड जब रुका हुआ रहता है तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फोर्स लगाता है, एग्जाम में आया हुआ है, मैं इसमें और बात करूंगा बाद में, अभी नहीं करूंगा, ठीक है जी। सो फ्लूइड जिस भी सरफेस के कांटेक्ट में आएगा उसमें कौन सा फोर्स लगाएगा जी, नॉर्मल फोर्स, और यही नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, प्रेशर। अब इसका इट्स मेजरमेंट, अब वो जो प्रेशर है उसको मेजर करना है, तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, बैरोमीटर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए। उसमें मैं और नंबर ऑफ चीजें बात करूंगा जब मैं इसके टॉपिक में अंदर आऊंगा कि बैरोमीटर क्या होता है, तूफान कब आता है, बैरोमीटर का रीडिंग कैसा रहता है, और भी सारी चीजें, मरकरी क्यों यूज किया जाता है, बहुत सारी चीजें। और एक मैनोमीटर है सबसे इंपॉर्टेंट। मैनोमीटर क्या है, फ्लूइड का क्या मेजर करता है, प्रेशर मेजर करता है। उसमें भी दो टाइप है, एक सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो सिंपल मैनोमीटर के अंदर ही बहुत सारे टाइप हैं। पीजोमीटर आपके पास आता है, सिंगल कॉलम मैनोमीटर आता है, यूट्यूब मैनोमीटर आता है, और डिफरेंशियल में आपके पास माइक्रो मैनोमीटर आता है, या फिर जो दो यूट्यूब मैनोमीटर आता है डिफरेंशियल में। समझ रहे हैं यार, मैनोमीटर क्या मेजर करता है, प्रेशर। समझना, जैसे ये पाइप है यार, किसी एक पॉइंट का प्रेशर मेजर करना है तो क्या, कौन सा यूज करोगे, सिंपल मैनोमीटर। 2 पॉइंट का प्रेशर मेजर करना है तो क्या यूज करोगे, डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो ये पहले यूज होता था, आजकल इंडस्ट्री में यूज नहीं होता। आजकल क्या यूज होता है, मैकेनिकल डिवाइसेस, बॉर्ड एंड ट्यूब, बिलो ट्यूब, डेड वेट और डायफ्राम, ये सब याद करना पड़ेगा धीरे धीरे आपको। समझ रहे हैं आप। तो और मैं आपको प्रेशर के बारे में बताऊंगा कि पूरा जो फ्लूइड मैकेनिक्स है उसमें आप जो भी प्रेशर के बारे में बात करेंगे वो सब कौन सा प्रेशर होगा, गेज प्रेशर होगा। सुना है गेज प्रेशर। गेज प्रेशर के लिए जो रेफरेंस प्रेशर है, जो जीरो प्रेशर है, वो कौन सा प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपको मैं समझाऊंगा कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, निगेटिव गेज प्रेशर को ही हम वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं, परफेक्ट वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, ये सारे चीज के बारे में आपको आइडिया दूंगा। तो कुल मिला के आपको एब्सोल्यूट प्रेशर समझ में आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अच्छे समझ में आ जाएगा, और आपको गेज प्रेशर समझ में आ जाएगा। पूरा जो फ्लूइड मैकेनिक्स में जब भी हम प्रेशर निकालेंगे जहां कहीं भी, वो कौन सा प्रेशर होता है, गेज प्रेशर। अभी आपको उतना अच्छा आइडिया नहीं है, जब मैं यहाँ पर आऊंगा तो आपको बताऊंगा, ठीक है जी। अभी फ्लूइड हमारा किस में है, स्टैटिक में। अभी वो जो डैम है वहां पर रखा हुआ है फ्लूइड, ध्यान देना। और प्रेशर में हम बात करेंगे, पास्कल लॉ के बारे में बात करेंगे। पास्कल लॉ कौन से फ्लूइड के लिए होता है, जब फ्लूइड स्टैटिक होता है, अब उसका क्या मतलब है उस समय बताऊंगा, पास्कल लॉ, ठीक है। और एक हाइड्रोस्टैटिक लॉ है। हाइड्रोस्टैटिक लॉ का ये मतलब होता है कि हाइड्रोस्टैटिक लॉ कहने का मतलब पानी जब रुका हुआ रहता है तो उसके प्रेशर में वेरिएशन कैसा होता है। समझ रहे हो यार, पानी जब रुका हुआ है तो उसके प्रेशर में वेरिएशन कहने का मतलब, एक आपके पास हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स होता है। सुने यार, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होता है। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स सुने कि नहीं सुने। जैसे कि तुम्हारा क्या नाम है, पीयूष। पीयूष तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ऐसे बना सकते हैं। डेआसिस, डेआसिस तो भी ऐसी हो जाएगा। स्वाति, हाँ स्वाति का अच्छा बनेगा। पी 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 हो गया। आर राहुल, ये तो राहुल इसी के जैसा हो गया। बस इतने पे आ जाओ, इतने पे आ जाओ। ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या चीज़ है, ध्यान देना। जब इसमें पानी एक सेम लेवल पे होगा, ध्यान देना, पानी अगर सेम लेवल पे होगा, इसमें h हाइट पे होगा, और ये मान के चलो पाइप से, किसी पाइप से कनेक्ट कर देते हैं इसको, और उसके एक सेंटर पे हम प्रेशर जानना चाहते हैं। यहाँ पर मान के चलो कोई भी लिक्विड या फिर हम वाटर ही मान लेते हैं, वाटर फील्ड। ये तो सेम ही हो गया, इसको कुछ और बना दो। सुन रहे हो, ऐसा बना दो। तो क्वेश्चन ये है कि अगर पानी जो है अलग अलग शेप में सेम लेवल पे भरा हुआ है, तो इस पाइप में इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा इस शेप में।
अगर पानी जो है अलग अलग जो शेप आपको दिख रहा है उसमें सेम लेवल पे भरा हुआ है, हाइट सेम है लेकिन शेप सबका अलग अलग है, और अलग अलग दिख रहा है कि नहीं शेप, ये भाई ये वर्टिकल है, ये थोड़ा सा कर्ड है, ये और ही ज़्यादा कर्ड है, तो शेप तो सबका अलग अलग है लेकिन पानी एक ही लेवल में भरा हुआ है। तो अगर उसमें प्रेशर्स की अगर मैं बात करूँ तो प्रेशर सेम आएगा या फिर डिफरेंट आएगा? प्रेशर अलग अलग आएगा? बिल्कुल गलत। यही है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, इसको हम समझेंगे, इसको हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। यही है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कि शेप अलग अलग है लेकिन पानी का लेवल अगर सेम है तो भी प्रेशर सेम आएगा। क्यों सेम आएगा मैं आपको बताऊंगा, है ना, क्योंकि जो हाइड्रोस्टैटिक लॉ से मैं आपको बताऊंगा कि प्रेशर इज ओनली डिपेंड ऑन हाइट h, p इज इक्वल्स टू रो जी एच। प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? h पे। अगर लेवल सेम है तो उसके शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, शेप कुछ भी हो, यहाँ पर जो प्रेशर है वो सब क्या होगा? सेम होगा। यही है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है जी, समझ में आया बात? तो ये मैं आपको समझाऊंगा। अरे विरोधाभास यही तो है जिसमें तुम आ गए थे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्लूइड मैकेनिक्स, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि बांध में पानी रुका हुआ है। अब जब पानी रुका हुआ है तो उसमें पहला जो हमारा सिलेबस है फ्लूइड स्टैटिक्स। जब पानी, इस पे जितने भी चीजें मैं बात करूंगा सब में हमारा जो पानी है वो रुका हुआ रहेगा। समझ रहे हो यार? तो सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन जानेंगे और फ्लूइड को जानेंगे। अभी तो बस थोड़ा सा ही जाना है कि फ्लूइड कहाँ से आया है, मुंबई से आया हमारा दोस्त, बस इतना ही जाना है। उसके बारे में उसको जानेंगे, उसका एजुकेशन क्या है, उसको क्या पसंद है। अब उसके साथ पूरा जब तक एग्जाम नहीं निकल जाएगा तब तक तो रहना पड़ेगा ना फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ, तो उसको और जानना पड़ेगा ना यार। जितना जानोगे तुम्हारे साथ अच्छा रहेगा, तुम उसके साथ शेयर कर सकते हो कुछ बात, वो तुमसे कुछ शेयर बात करेगा। समझ रहे हो? बात तो करना पड़ता है सब्जेक्ट से, आप मानो या ना मानो। अगर आपको रहना है बहुत दिन तक, तो नहीं रहोगे तो दूर दूर भागते रहोगे तो क्या ही जानोगे उसके बारे में, उसको दोस्त बनाना पड़ेगा आपको। तो अभी तो बस थोड़ा सा बताया कि मुंबई से आया है। सब्सटेंस विच हैविंग द फ्लोएबिलिटी इज कॉल्ड फ्लूइड। लिक्विड और गैस होता है, लेकिन हम सिविल इंजीनियर है, लिक्विड इसका ही ज़्यादा रोल है। लिक्विड में भी किसका रोल है हमारी लाइफ में? पानी का। पानी का WRD मतलब पूरा पानी पानी, PHE मतलब पानी के साथ बहुत ज़्यादा रिश्ता। ठीक है ना जी? आइए, इंट्रोडक्शन फ्लूइड प्रॉपर्टीज मैंने चर्चा कर लिया, बहुत सारी चीजें बताया। प्रेशर और उसके मेजरमेंट्स में भी मैंने अच्छे से चर्चा कर लिया। आपको गेज प्रेशर के बारे में बताऊंगा, बताया नहीं, वैक्यूम प्रेशर के बारे में बताऊंगा, परफेक्ट वैक्यूम प्रेशर के बारे में बताऊंगा, मेजरमेंट डिवाइसेस के बारे में बताऊंगा, उस पर न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, बहुत सारी चीजें बताऊंगा। अब आइए, अब जो डैम है उसमें जो आपके पास फ्लूइड भरा हुआ है उसके सारे वॉल्स पे वो एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इट्स कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सरफेस। भाई वॉल है और फ्लूइड उसके कांटेक्ट में है और स्टैटिक कंडीशन में है। हाइड्रोस्टैटिक, टॉपिक का नाम देखना, हाइड्रो मतलब पानी, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, तो जो प्रेशर, अगर मैं प्रेशर बताया, जिस भी फ्लूइड जिस भी सरफेस के कांटेक्ट में होगा उसमें एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा, वही फोर्स पर यूनिट एरिया ही क्या कहलाता है? प्रेशर। तो वो जो फोर्स लगाएगा वही क्या कहलाएगा? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सरफेस। अब ये जो सरफेस है वो आपके पास वर्टिकल हो सकता है, इंक्लाइन हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? कर्व्ड हो सकता है। समझ रहे? वो जो डैम वाला पार्ट है वो कर्ड इंक्लाइन हो सकता है, हॉरिजॉन्टल नीचे किसी बॉटम पे अगर हम बात कर रहे हो जिसमें पानी कांटेक्ट में है तो उसमें कितना फोर्स लगाएगा, क्या उसका फॉर्मूला है, वो टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स किस पॉइंट पे एक्ट करता है, इस कॉल सेंटर ऑफ प्रेशर, उसका पोजीशन क्या है फ्री सरफेस, इसमें हम बात करेंगे। HCP, HCP कहने का मतलब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है? वो पॉइंट जहां पर टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा। जैसे ये प्लेन है यार, इसमें पानी से अटैच है, ये मतलब पानी किस कांटेक्ट में है, तो इसमें क्या लग रहा है? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो जहां पर टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ प्रेशर। तो इस बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा तीसरा टॉपिक होगा, हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रो मतलब पानी, स्टैटिक मतलब रुका हुआ है। पानी जब रुका हुआ है तो सरफेस पे क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। तो उस फोर्स के बारे में हम जानेंगे, एग्जाम में आता है। ठीक है जी? तो ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सरफेस हो गया। अगली बात हम बात करेंगे कि बॉयंसी के बारे में बात करेंगे। बॉयंसी एंड फ्लोटेशन। बॉयंसी कहने का मतलब है जब भी कोई भी बॉडी किसी फ्लूइड में कंप्लीटली अभी पार्सली सबमर्ज्ड होता है, डूबता है ना। जैसे ये फ्लूइड है यार, ये बॉडी है, ये तो बॉडी जैसे ये अभी कैसा है? पार्सली सबमर्ज्ड है। अब ये यहाँ जाएगा तो क्या है? कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, टोटली डूबा हुआ है, कम डूबा हुआ है, थोड़ा सा डूबा हुआ है, आधा डूबा मत बोलना, थोड़ा भी जैसे ये ऐसा बोल दो, कोई भी कंडीशन। हाँ, ऐसा नहीं, मैं पार्सली सबमर्ज्ड बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा आधा डूबा है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा भी कितना भी डूबा रहेगा वो आपको हाइट देगा। इसको क्या बोलते हैं? डेप्थ ऑफ इमर्शन।
डेप्थ ऑफ इमर्शन, कितना अंदर डूबा हुआ है, डेप्थ ऑफ इमर्शन। तो बॉयंसी क्या होता है, कोई भी बॉडी जब किसी फ्लूइड में पार्शियली या फिर कंप्लीटली सबमर्ज्ड होता है तो उस फ्लूइड के कारण उस बॉडी में एक अपवर्ड फोर्स लगता है, अपवर्ड थ्रस्ट लगता है, वही क्या कहलाता है जी, बॉयंसी फोर्स कहलाता है। जब भी कोई बॉडी किसी फ्लूइड में, पूरा एफएम पढ़ा दूंगा अभी, देखना पूरा एफएम पढ़ा दूंगा आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, मुझे मालूम है, क्योंकि आपको पढ़ा नहीं हुआ है अच्छे से, ठीक है। ये तो मैं सिर्फ ट्रेलर दे रहा, धीरे धीरे पिक्चर चालू करेंगे, ठीक है। इधर आओ। तो कोई भी बॉडी जब आप तो शांत हो जाइए, बस चुपचाप शांत हो जाइए, जितना अंदर जा रहा है जाने दीजिएगा, जितना नहीं जा रहा है उसको छोड़ दीजिएगा, उसको परेशान मत होइएगा। जितना अंदर आ रहा है आने दीजिएगा। टर्मिनोलॉजी से बस फैमिलियर करा रहा और कुछ भी नहीं, कि ये हमारे पूरे पिक्चर में ऐसा रहेगा। ट्रेलर जब देखते तो पूरे पिक्चर तक दिखा देता ना, लास्ट तक यार बस वही में दिखा रहा, उसमें समझ में आए चाहे मत आए। और थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर आपको अच्छा लगता होगा ट्रेलर में, फाइट वाइट जब आता होगा तो बस वही, यहाँ पर कहीं कहीं पर अच्छा लगेगा और कहीं कहीं समझ में नहीं आएगा। जब गाना वाना चलता तो उसको समझ में नहीं आता था ट्रेलर में, यार गाने से अपने क्या मतलब यार, नहीं समझेगा। तो गाना वाना कहीं चलेगा तो वहाँ आपको समझ में नहीं आएगा, समझ रहे हो यार। तो थोड़ा थोड़ा चीज़ें आपको समझ में आ रही है, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ पूरे सब्जेक्ट का, ध्यान देना। सो व्हाट इज बॉयंसी? जब भी कोई बॉडी किसी फ्लूइड में पार्शियली या फिर कंप्लीटली सबमर्ज होता है तो उस फ्लूइड के द्वारा उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है, वही अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड थ्रस्ट क्या कहलाता है जी, बॉयंसी फोर्स। इसका कितना मैग्नीट्यूड होगा ये कौन बताएंगे? आर्किमिडीज साहब बताएंगे, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताएगा इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड बॉडी। इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बताऊंगा यहाँ पर। उसके बाद फ्लोटिंग प्रिंसिपल बताऊंगा कि कोई चीज कब फ्लोट करेगा और कब डूब जाएगा, ठीक है। वहां पर मैं आपको ये निकालना सिखाऊंगा कि अगर इसका आपको डेंसिटी पता है, डेंसिटी ऑफ द बॉडी पता है, यहाँ पर जो फ्लूइड है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पता है, इसका टोटल अगर आपको हाइट पता है, तो बताइए कि ये बॉडी अगर इसके अंदर डूबेगा तो ये कितना तक डूबेगा, डेप्थ ऑफ इमर्शन कितना होगा। एग्जाम में आता है तो डेप्थ ऑफ इमर्शन में निकालना आपको बताऊंगा, ठीक है जी। आपको कोई बॉडी आपको मालूम है, उसका डेंसिटी आपको मालूम है, जिसमें जिस भी लिक्विड में डुबाना है उसकी डेंसिटी मालूम है और इसका हाइट मालूम है, तो आप ये बता सकते हो कि ये बॉडी जो है उस फ्लूइड में कितने हाइट तक डूबेगा, जिसको हम डेप्थ ऑफ इमर्शन बोलते हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास इसी में हम मेटा सेंटर देखेंगे। मेटा सेंटर कहने का मतलब जब बॉडी फ्लोट करता है, ये बॉडी फ्लोट कर रहा है तो वो ऑस्किलेट करते रहता है। इसका डेफिनेशन दो है, अभी तो सरल डेफिनेशन समझा रहा हूँ, एग्जाम में एक और डेफिनेशन आता है, वो भी बाद में बात करूंगा। ये जो बॉयंसी फोर्स है ना, जिस पॉइंट पे एक्ट करता है उसको सेंटर ऑफ बॉयंसी भी बोलते हैं, सेंटर ऑफ बॉयंसी। जैसे कि जो वेट है जहां पर एक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसके पहले मैं यहाँ पर आपको बताया हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, जो नेट टोटल रिजल्टेंट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर। रिजल्टेंट टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जिस पॉइंट पे एक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर। जहां पर टोटल वेट एक्ट करता है उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वैसे ही एक सेंटर ऑफ बॉयंसी आएगा। सेंटर ऑफ बॉयंसी कहने का मतलब जहां पर आपका बॉयंसी फोर्स एक्ट करेगा। अब वो कहां पर रहता है सेंटर ऑफ बॉयंसी, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सेंटर ऑफ बॉयंसी उस बॉडी पे कहां पर आएगा, तो बताऊंगा मैं आपको। जितना डिस्प्लेस वॉल्यूम होगा उसके सेंटर पे, तो आगे वाली बात है, जब मैं वहां पर आऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा। उसके बाद एक मेटा सेंटर है। मेटा सेंटर कहने का मतलब दो डेफिनेशन है, एक सरल डेफिनेशन बता रहा। जब भी कोई फ्लोटिंग बॉडी, जब आप याद करो, जब भी आप तालाब वालाब कहीं पर भी देखे होंगे तो जो फ्लोट कर रहा है वो ऐसा ऑस्किलेट करते रहता है, याद करके देख लो। तो वो जो जिस पॉइंट के अबाउट ऑस्किलेट करता है कॉल्ड मेटा सेंटर, तो वो मेटा सेंटर कहलाता है। उसमें और डेफिनेशन है तो एग्जाम में आते हैं, मैं जब वहां पर पहुंचूंगा तो और अच्छे से बात करूंगा। और एक मेटा सेंटर हाइट होता है, तो एग्जाम में आता है कि मेटा सेंटर हाइट निकालो, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकालना, न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है। एग्जाम में पूछता है कि जो वॉरशिप होता है और जो पैसेंजर शिप है, किसमें मेटा सेंटर ज्यादा रखा जाता है, किसमें कम रखा जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारा कंसर्न जो है स्टेबिलिटी है कि कंफर्टेबिलिटी की है, मतलब कंफर्ट कर रखना है हमको। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि हम कंफर्ट जोन देना चाहते हैं उस बोट में, या फिर हम स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, टाइम ऑफ ऑस्किलेशन का एक फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से बताऊंगा कि किसका मेटा सेंटर ज्यादा रखा जाता है। वॉरशिप का ज्यादा रखा जाता है जनरली, और जो पैसेंजर शिप है उसका क्या रखा जाता है, कम। तो क्यों रखा जाता है उसके कारण से मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा गया। तो ये पूरा आपका फ्लूइड स्टैटिक्स है। फ्लूइड स्टैटिक्स कहने का मतलब यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे वहाँ पर पानी किस कंडीशन में होगा, स्टैटिक कंडीशन में होगा। इतनी बात समझ में आई जी। ये खत्म हो गया पहला यूनिट। इसी में लगेगा सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें सबसे ज़्यादा। ये तो ट्रेलर था इसलिए खत्म हो गया, अब इसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, समझ रहे हो। इधर हाँ क्या टाइप्स ऑफ फ्लूइड तो इसी के अंदर आ जाएगा, इंट्रोडक्शन में पढ़ा दूंगा टाइप्स ऑफ फ्लूइड।
इंट्रोडक्शन में बता दूंगा टाइप्स ऑफ फ्लूइड होता है, बताऊंगा मैं आपको टाइप्स ऑफ फ्लूइड होता है, ये न्यूटोनियन होता है, डायलेटेंट होता है, सूडोप्लास्टिक होता है, ये बिंगम प्लास्टिक होता है, रियोपेक्टिक होता है, थिक्सोट्रॉपिक होता है, सब मैं बता दूंगा कैसे कैसे क्या है, कौन सा इक्वेशन है, क्या है, सारे कुछ मैं बताऊंगा। टाइप्स ऑफ फ्लूइड, ठीक है, बता दूंगा मैं, वहाँ पर था उसी फ्लूइड के मैं चैप्टर में बता दूंगा। अब आइए, वो हमारा हंस दो मिनी मांगो बांध 1967 में बना था। छत्तीसगढ़ जीके भी आपको आना पड़ेगा। कैसे करोगे आपको अगर असिस्टेंट इंजीनियर बनना है तो आपको बहुमुखी प्रतिभा का धनी बनना पड़ेगा यार, है ना। सिर्फ टेक्निकल अच्छा रहेगा तो नहीं निकलेगा एग्जाम, सिर्फ नॉन टेक्निकल रहेगा तो अच्छा नहीं निकलेगा एग्जाम। आपको दोनों में कमांड करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ये तो करना ही पड़ेगा। बाद में करोगे बोलोगे तो लेट हो जाएगा, अभी से करना चालू कर दो, ठीक है। क्लासेस हमारे यहाँ लगेंगे, आप टेंशन मत लो। जैसे अभी तीन आपके पास क्लास टेक्निकल की एक वीक में होगी, शाम में जैसी अभी तो एप्टीट्यूड रीजनिंग चल रहा, बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ जीके या फिर इंडिया जीके की क्लास चालू हो जाएगी शाम में, ठीक है। तो आपको दोनों टाइम मेहनत करना है, सुबह भी आना है, शाम में भी आना है, ठीक। और आपको दोपहर में, रात में अपने लिए समय निकालना है। आप एक शेड्यूल अपना जमाते चलिएगा, ठीक है, जरूरी। पानी रुका हुआ था, अब पानी अगर नीचे जाएगा, ध्यान देना, पानी अगर नीचे जाएगा या फिर मैं बोलूँ जहाँ से भी आया है वो वहाँ से ऊपर से आया, कोरिया जिला से, तो बहते हुए आया होगा, तो किस में है वो? मोशन में है। तो यहाँ पर आपका इसी फ्लूइड मैकेनिक्स में, इसी चैप्टर में बस पानी आपका किस में रहेगा? रुका हुआ रहेगा। इसके जितने भी चैप्टर आएंगे सब में पानी किस में रहेगा? मोशन में आ जाएगा। यहाँ पर अब आपके पास जो नया चैप्टर आ रहा है उसमें पानी किस में आने वाला है? मोशन में। इट्स कॉल्ड फ्लूइड काइनामेटिक्स। फ्लूइड काइनामेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स कहने का मतलब क्या है समझिए। पहले तो मैं थोड़ा आपको और अच्छे समझा दूं कि फ्लूइड तो मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया, अब फ्लूइड मैकेनिक्स भी थोड़ा समझा देता हूं, ध्यान देना यार। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है? तो फ्लूइड मैकेनिक्स का एक ब्रांच है, ऑब्वियस सी बात है, नाम में ही है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो जैसे कि आपके पास सॉलिड है, एक लिक्विड है और एक गैस है, मैटर में यार, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मैकेनिक्स के दो और ब्रांच है जो आपने पढ़ रखे हैं। क्या क्या? मैकेनिक्स की जो दो और ब्रांच है वो आपने पढ़ रखे हैं। क्या क्या? हाँ, सॉलिड ऑफ मैकेनिक्स, यस। अरे वही स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक्स बोलो, सॉलिड ऑफ मैकेनिक्स बोलो, है ना यार। पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है? जिसको क्या बोलते हैं, मॉस या फिर सॉम। और एक और पढ़ रखा है, याद करो, मैकेनिक्स में एक और चीज़ पढ़ रखा है आपने, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है ना, FME करके जो था अभी, वही है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या होता है, देखो मैटर, जैसे मैंने बोला अभी सॉलिड, लिक्विड, गैस है यार। तो ये तो अब दोनों भाई हो गए हमारे लिए। क्या हो गया ये? चाहे इसको बोलो चाहे इसको बोलो, फ्लूइड ही है। तो सॉलिड की अगर मैं बात करूं, ध्यान देना, तो मैकेनिक्स में अगर हम बात करें तो एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रखा है। क्या हुआ यार पीयूष? एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रखा है और दूसरा क्या पढ़ रखा है हम लोगों ने? स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक्स या फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोल दो, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बोल दो, सब एक ही यार। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ रखा है। वो किसके लिए था जी? सॉलिड बॉडी के लिए था। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या रहता है, वो जो सॉलिड बॉडी रहता है वो नॉन डिफॉर्मेबल रहता है, रिजिड बॉडी। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जब आप पढ़े थे तो वही सॉलिड बॉडी यही था, लेकिन वो कैसा था? रिजिड बॉडी था, वो डिफॉर्म नहीं होता था। और उसमें आप फोर्सेस का एनालिसिस करते थे, आप मस्त फोर्स बनाए होगे ऐसे करके, एक्स वाई जेड रिजॉल्व करते थे, समेशन ऑफ एफ, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते थे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ मूवमेंट इक्वल्स टू 0, ये सब आपने पढ़ रखा है। उस समय आपका बॉडी कैसा था? रिजिड था, सॉलिड बॉडी था, लेकिन कैसा था? रिजिड था, डिफॉर्म नहीं होता था, टूटता नहीं था, डिस्प्लेस नहीं होता था। लेकिन जैसे ही आपने इंजीनियरिंग यहाँ पर आया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक्स में, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में जब आप आए, तो वो आपका जो सॉलिड बॉडी है वो कौन सा हो गया? डिफॉर्मेबल बॉडी। अभी आप देखते हो ना कि कब फेल हो जाएगा। मैं आपको अभी थ्योरी ऑफ फेलियर पढ़ा रहा था कि कब फेल होगा आपका, चाहे वो बीम हो, कॉलम हो, शाफ्ट हो, है कि नहीं यार। तो वो कैसा था? डिफॉर्म हो सकता है, समझ रहे? तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में आपके पास सॉलिड था, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में वो जो सॉलिड था वो नॉन डिफॉर्मेबल था, कहने का मतलब रिजिड बॉडी था। और यहाँ पर आपके पास वो कैसा था? डिफॉर्मेबल बॉडी था, या फिर डिस्प्लेस्ड हो सकता है, ऐसा बॉडी था। समझ में आया? और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जो सब्सटेंस है वो क्या है? फ्लूइड। तो
इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और जो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है उसमें हम सॉलिड बॉडी के बिहेवियर का एनालिसिस करते थे, सॉलिड बॉडी के बिहेवियर का एनालिसिस करते थे, क्या कब वो टूटेगा, कितने लोड को बियर कर सकता है ना, क्या सेफ क्राइटेरिया होगा, ये सब हम कहाँ देखते मतलब सॉलिड बॉडी के बिहेवियर का एनालिसिस करते थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम किसके बिहेवियर का स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे, फ्लूइड का। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम किसके बिहेवियर का एनालिसिस करेंगे, फ्लूइड का, कि वो कैसा चलता है, कैसा दिखता है, हाँ, मीठा पानी है कि नहीं, खरा पानी है कि नहीं, ये सब थोड़ी देखेंगे भाई ये सब देखेंगे क्या, ये प्रॉपर्टीज नहीं देखेंगे भाई कि वो मीठा है कि नहीं, शक्कर ज़्यादा है कि नहीं, ये सब थोड़ी देखेंगे यार। इसमें ये देखेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ में उसकी वेलोसिटी कैसी है, उसका एक्सेलरेशन कैसा है, उसकी डेंसिटी में कैसा चेंज आ रहा है, उसमें वर्टिसिटी कितना आ रहा है, उसमें रोटेशन कितना आ रहा है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ में हम चर्चा करेंगे। समझ रहे हैं यार, उसकी विस्कोसिटी कैसे चेंज हो रही है, टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज हो रही है, गैस है तो टेम्परेचर के साथ क्या उसकी विस्कोसिटी चेंज हो रही है, कैपिलैरिटी इफेक्ट कब आ रहा है, अगर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है तो कैपिलैरिटी का कैसा इफेक्ट है, एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है तो कैपिलैरिटी का कैसा इफेक्ट है, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम। सो फ्लूइड मैकेनिक्स कहने का मतलब साइंस का वो ब्रांच है या फिर मैकेनिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम किसके बिहेवियर का स्टडी करते हैं, फ्लूइड के बिहेवियर का एनालिसिस करते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या होगा भाई फ्लूइड में, अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा भाई फ्लूइड में, अगर फ्लूइड रुका हुआ है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज उसके अंदर हैं, क्या क्या लॉ उसके अंदर हैं, अगर वो फ्लूइड मोशन में आ रहा है तो क्या क्या उसके अंदर चेंजेस आएगा टाइम के साथ, टेम्परेचर के साथ, स्पेस के साथ, प्रेशर के साथ, अगर वो फ्लूइड जो है पाइप के अंदर चला जाएगा तो क्या क्या होगा, कितनी सारी लॉसेज होंगी, क्या क्या आपको पावर कितना मिलेगा, डिस्चार्ज कितना मिलेगा, प्रेशर का ड्रॉप कितना मिलेगा, शियर स्ट्रेस कितना मिलेगा, ये सब देखते हैं आप। समझे जी। सो फ्लूइड थोड़ा सा मैंने आपको समझाया कि फ्लूइड क्या होता है, अ सब्सटेंस विच हैविंग दी फ्लूएबिलिटी, दैट्स ऑल, इतना ही बताया है। और उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स को भी डिस्क्राइब किया है कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। सो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या चीज़ है, साइंस का वो ब्रांच है या फिर मैकेनिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम फ्लूइड के बिहेवियर का स्टडी करते हैं। समझ में आया, फ्लूइड के बिहेवियर का मतलब कैसे कैसे चेंज हो रहा है, जब वो मोशन में है तो क्या क्या चेंजेस आ रहा है, जब वो स्टैटिक है तो क्या क्या चेंजेस आएगा। इतनी बात समझ में आई क्या? अब समझिए मेरी बात, समझ में आ गया फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। लिखवा दूंगा, आप टेंशन मत लेना, लिखवा दूंगा, आप लिखने का तो टेंशन मत लो। अभी बस आप एक बैठे हो थिएटर में और आप ट्रेलर देख रहे हो, जो आप नहीं देखने का मन है तो भी देख रहे हो अरे भाई जब पिक्चर देखने जाते हो वो होता है इंटरवल, तो पानी पी जाते हो, फिर आते हो, चलते रहता है ना ट्रेलर, देखना पड़ता है ना यार देखना तो पड़ेगा। क्या था यार, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सरफेस। तो ये यहाँ पर ऐसा नहीं है यार, यहाँ पर आप देखने ही आए हो, ट्रेलर ही देखने आए हो, आपको जबरदस्ती बैठा के दिखाई नहीं जा रहा, आप ट्रेलर ही देखने आए हो। अरे आए हो कि नहीं यार? हाँ चलो, तो मैं आपके पास बोल रहा था कि यहाँ पर फ्लूइड किस में था जी, स्टैटिक कंडीशन में था। इसके बाद जो भी टॉपिक लूँगा सब में फ्लूइड किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। अब आप बोल दो हसदेव नदी कोरिया वाला कोरबा के आने से पहले बोल दो, या फिर कोरबा के बाद जो यहाँ जांजगीर चांपा तक नीचे जा रहा है वो बोल दो, मतलब मोशन में बात करना है। समझ रहे हो यार, समझिए बात को। सो फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या है, फ्लूइड के बिहेवियर का एनालिसिस होगा जब फ्लूइड किस में होगा, मोशन में होगा। फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या चीज़ है जी, इसमें फ्लूइड के बिहेवियर का एनालिसिस किया जाता है जब फ्लूइड किस में होगा, मोशन में होगा, विदाउट कंसिडरिंग ऑफ द फोर्सेस। अब समझिए, अब ये फोर्स वाला क्या मैटर आ गया, जैसे ही फ्लूइड मोशन में आएगा यार तो उसमें बहुत सारे फोर्सेस आने लगेंगे। जैसे कि मैं हमेशा वही एग्जांपल देता हूँ, किसान आंदोलन हो रहा था तो वाटर कैनल चल रहा था ना, तो वाटर कैनल चल रहा था तो वाटर, तुम खड़े हो जाओगे, क्या नाम है राहुल जी, तो वाटर कैनल चलाएंगे, तुम उधर नहीं गिर जाओगे यार। अगर मैं यहाँ से वाटर कैनल चला दूँ तुम गिरोगे नहीं गिरोगे? क्यों गिर पाओगे? कि उसके अंदर क्या रहता है, फोर्स रहता है। अरे फोर्स रहता है ना, वो फोर्स कैसे आया, वेलोसिटी के कारण। अरे मोशन के कारण ही तो आया, जब वो फ्लूइड मोशन में हुआ तब उसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ, तो उसकी मोमेंटम में चेंज हुआ, तो फोर्स आया। देखो यार, फ्लूइड के पास दो फोर्स हैं भाई, एक तो फ्लूइड चुपचाप रुका हुआ है, जैसे कि इसमें दिखाता हूँ ये भी तो फ्लूइड है, लिक्विड है। तो ये जो सरफेस है ना भाई साहब, देखना ये जो सरफेस है ना, इसमें ये फ्लूइड ना प्रेशर लगा रहा है, फ्लूइड प्रेशर रुका हुआ है चुपचाप, ये रुका हुआ है ना, कहाँ कहीं जा रहा है क्या, रुका हुआ है। तो इस सरफेस के कांटेक्ट में है ना, इधर सरफेस के कांटेक्ट में, इधर सरफेस के कांटेक्ट में है, तो एक फोर्स लगा रहा है, वही फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, फ्लूइड प्रेशर। तो जब वो रुका हुआ रहता है, शांत रहता है, तो भी जिस सरफेस के कांटेक्ट में उसमें फोर्स लगाता है जी। और जब वो मोशन में आता है जी, जब वो मोशन में आता है तो उसके अंदर वेलोसिटी आ जाती है, और वेलोसिटी में जो चेंजेस आता है उसके कारण मास तो उतना ही रहता है,
भाई जब वो मोशन में आएगा तो उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आएगा यार, तो उसके मोमेंटम में चेंज आता है। मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, तो मास थोड़ी चेंज होता है, किस में चेंज आता है? वेलोसिटी में। तो ये क्या कहलाता है? चेंज इन मोमेंटम, और वही फोर्स बन जाता है। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ये भी मैं आपको बताऊंगा फ्लूइड डायनामिक्स में बताऊंगा यार, d/dt ऑफ mdv। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, अभी मैं समझाना भी नहीं चाहता। सो फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो फोर्स कैसे आएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये मोमेंटम है यार, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिख भी देता हूँ आपके लिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये है फोर्स। ये फोर्स कब आया यार फ्लूइड में? ये फोर्स कब आया फ्लूइड में? जब वो मोशन में आया। जब वो रुका हुआ रहेगा तो भी एक फोर्स लगाएगा सरफेस पे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं यार? ठीक है। सो फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या चीज़ है? फ्लूइड काइनेमेटिक्स में फ्लूइड के बिहेवियर का स्टडी किया जाएगा जब वो किस में आ जाएगा जी? मोशन में आ जाएगा, विदाउट कंसिडरिंग ऑफ दी फोर्सेस। तो मैं फोर्सेस की बात कर रहा था कि फ्लूइड जब मोशन में आएगा तो कौन कौन सा फोर्सेस आएगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रेशर फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, विस्कस फोर्स, टर्बुलेंट फोर्स, कंप्रेसिबिलिटी फोर्स एंड सरफेस टेंशन फोर्स। मेनली इतना फोर्स आपको पता होना चाहिए। जब फ्लूइड मोशन में होगा इतना सारा फोर्स को लेके चलेगा, सबको साथ में, समझ रहे हो यार? सबको साथ में लेते हुए चलेगा। प्रेशर फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी का इफेक्ट आएगा, विस्कस का इफेक्ट आएगा। अभी आपको धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होगी। अभी आपको कुछ क्लियर थोड़ी ना, कुछ क्लियर नहीं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको। तो ये सारे फोर्सेस इसमें रहेंगे। ये सब की बात नहीं करके हम फ्लूइड के मोशन का एनालिसिस करेंगे तो वो क्या कहलाएगा जी? फ्लूइड काइनेमेटिक्स। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसमें हम क्या देखेंगे? मेनली फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी है। इसमें फ्लूइड काइनेमेटिक्स में फ्लूइड की वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, उसका रोटेशनल इफेक्ट देखेंगे, उसको माइक्रो लेवल पे और देखेंगे रोटेशनल इफेक्ट को परपेंडिकुलर एक्सिस से। तो वो क्या बज रहा है? परपेंडिकुलर एक्सिस से देखेंगे, हाँ परपेंडिकुलर एक्सिस देखेंगे तो वर्टिसिटी आएगा, फिर रोटेशन देखेंगे, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन देखेंगे, स्ट्रीम फंक्शन देखेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। अभी फ्लूइड फ्लो में आ गया ना, मोशन में आ गया ना, तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में हम देखेंगे कि स्टडी फ्लो क्या होता है, अनस्टडी फ्लो क्या होता है, यूनिफॉर्म फ्लो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या है, कंप्रेसिबल फ्लो क्या है, इनकंप्रेसिबल फ्लो क्या है, रोटेशनल फ्लो क्या है, इरोटेशनल फ्लो क्या है, वन डायमेंशनल फ्लो क्या है, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। अब इसमें भी दो अप्रोच इंपॉर्टेंट है यार। एक लैग्रैंजियन अप्रोच होता है, एक यूलेरियन अप्रोच होता है। अभी मैं आपको समझा देता हूँ। अभी वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन थोड़ी समझा रहा हूँ, वो तो बस बता रहा हूँ, उसके अंदर ये बहुत सारी चीज़ें। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में दो अप्रोच है यार, एक लैग्रैंजियन और एक यूलेरियन। लैग्रैंजियन है और एक यूलेरियन अप्रोच है। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में मिस्टर राहुल ये सब रहेगा क्या? नहीं रहेगा यार, विदाउट कंसिडरिंग ऑफ द फोर्सेज है। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में फ्लूइड के बिहेवियर का एनालिसिस करेंगे जब वो मोशन में होगा, विदाउट कंसिडरिंग ऑफ द फोर्सेज। इतने सारे टाइप के फोर्स आते हैं, उसको कोई भी कंसिडर नहीं करेंगे, ये मैं बता रहा था। ठीक है जी। सो एक लैग्रैंजियन अप्रोच आता है, क्या आता है? यूलेरियन अप्रोच आता है। तो मिस्टर आप बताइए कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम फ्लूइड के बिहेवियर का एनालिसिस कर रहे हैं जब वो किस में है? मोशन में है। तो क्या बिहेवियर, मतलब कैसे, क्या स्टडी कर रहे हैं उसका? मतलब क्या स्टडी कर रहे हैं? बिहेवियर का स्टडी कर रहे हैं मतलब हाँ कैसा बिहेव, वही तो मैं बोल रहा हूँ, कैसा बिहेव करेगा, अच्छा बात करेगा, कैसे फ्लूइड अच्छा बात करेगा कि नहीं, चुपचाप डिसेंट में बैठा है कि नहीं बैठा है, ये सब देखोगे क्या यार फ्लूइड का? तो क्या देखोगे? बिहेवियर का एनालिसिस करोगे, मतलब वेलोसिटी इसका कैसे चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, या फिर प्रेशर के रिस्पेक्ट में, या फिर स्पेस के रिस्पेक्ट में। इतने दूरी में अभी वेलोसिटी इतनी है, इतनी बाद में वेलोसिटी इतनी होगी। समझ रहे हो कि नहीं यार? तो बिहेवियर का एनालिसिस करोगे मतलब ये सब देखोगे यार, उसकी वेलोसिटी देखोगे, उसका एक्सेलरेशन देखोगे, उसकी डेंसिटी देखोगे। समझ रहे हो कि नहीं यार? तो दो अप्रोच है सब चीज को देखने के लिए। यही मतलब, यही तो बिहेवियर का स्टडी, मतलब यही सब तो बिहेवियर देखोगे, इसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहा है। मीठा खरा थोड़ी देखोगे यार, वो गुपचुप वाले पानी जैसा है, बहुत सारे जो फ्लेवर आते हैं वो फ्लेवर थोड़ी चेंज होता है टाइम के साथ उसका वो फ्लेवर चेंज हो जाएगा क्या? काला खट्टा और मीठा ये सब थोड़ी दोगे। समझ रहे? बिहेवियर में चेंजेस आएगा मतलब क्या क्या, किसका स्टडी करना है, किसके रिस्पेक्ट में देखना है, स्पेस के रिस्पेक्ट में देखना है, टाइम के रिस्पेक्ट में देखना है, प्रेशर के रिस्पेक्ट में देखना है। समझ में आया जी? तो दो अप्रोच है सब चीज़ को देखने के, एक क्या है लैग्रैंजियन और दूसरा यूलेरियन।
सो लैग्रेंजियन में क्या होता है, ध्यान देना, एक पार्टिकल को कंसीडर करने है, जैसे फ्लूइड फ्लो हो रहा है मान के चलिए, अब पूरा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसके बिहेवियर का एनालिसिस करना है, तो एक पार्टिकल को देख लिया, उसी पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हो और उस पार्टिकल में जो चेंजेस आ रहा है टाइम के साथ, उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, उसके एक्सेलरेशन में कितना चेंज आ रहा है, वो आप देख रहे हो, एक ही पार्टिकल को देख रहे हो और उसी पार्टिकल से आप पूरे फ्लूइड के बिहेवियर को बता दे रहे हो। उसको बाकी सबसे मतलब नहीं है आपको, फ्लूइड पार्टिकल्स को एक देख लो, एक को एक देख लिया आपने और उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वही आप क्या बता रहे हो, पूरे फ्लूइड में चेंजेस बता दे रहे हो। समझ रहे हो यार? सो पार्टिकल बेस्ड है ये अप्रोच जो है लैग्रेंजियन अप्रोच, ये हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ठीक है। दूसरा आपके पास है क्या, यूलेरियन अप्रोच। यूलेरियन मतलब क्या, एक आप सेक्शन ले लिए भाई, ये हम यूज़ करते ज़्यादा, एक सेक्शन ले लिए, अब यहाँ से जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है ना, अब यही देख रहे हैं इसी सेक्शन में, अभी क्या है इसका, बाद में क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, एक सेक्शन में आप एक सेक्शन ले लिए पाइप में यार, वहीं पर देख रहे हो पूरे फ्लूइड के बिहेवियर का आप एनालिसिस कर रहे हैं और उसका स्टडी कर रहे हैं। समझ में आया बात भाई? ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में फ्लो पैटर्न्स के बारे में बात करूंगा। जो फ्लो पैटर्न्स है, फ्लो पैटर्न्स बहुत सारे लाइन से बनता है फ्लूइड का फ्लो पैटर्न, जैसे कि स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन, जिसी को फिलामेंट लाइन भी बोलते हैं, और पाथ लाइन। तो कुल मिला के अगर मैं देखूँ फ्लूइड काइनेमेटिक्स में, तो वही अप्रोच बताऊंगा मैं आपको कि दो अप्रोच, लैग्रेंजियन और यूलेरियन अप्रोच। फिर टाइप्स ऑफ क्या बताऊंगा जी, टाइप्स ऑफ फ्लूइड का फ्लो बताऊंगा, फ्लूइड फ्लो, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टडी, अनस्टडी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। समझ गए बात को यार? कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, रोटेशनल, इरोटेशनल, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको वही कुछ फ्लो पैटर्न्स के बारे में बता दूंगा। फ्लो पैटर्न जो बनता है, लाइन्स जो बहुत सारे लाइन है, जैसे कि स्ट्रीम लाइन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन, जिसको हम फिलामेंट लाइन भी बोलते हैं, फिलामेंट लाइन भी बोलते हैं, ठीक। उसके बाद मैं आपको क्या बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वेलोसिटी को निकाला जाए फ्लूइड का, वेलोसिटी वेक्टर के बारे में बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक्सेलरेशन निकाला जाए, एक्सेलरेशन फ्लूइड का। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रोटेशन निकाला जाए या फिर एंगुलर वेलोसिटी निकाला जाए। फिर मैं आपको बता दूंगा कि कैसे वर्टिसिटी निकाला जाए और कैसे सर्कुलेशन निकाला जाए, सर्कुलेशन निकाला जाए। उसके बाद फिर मैं आपको बता दूंगा कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, फाई जिसको बोलते हैं, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। उसके बाद फिर मैं आपको बता दूंगा कि स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है, स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है, जिसको हम साई बोलते हैं। उसके बाद फ्लो नेट के बारे में भी चर्चा करूंगा कि फ्लो नेट क्या होता है। इन दोनों से फ्लो नेट बनता है, परपेंडिकुलर रहता है, धीरे धीरे हम बात करेंगे। तो मेनली फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम इतनी सारी टॉपिक्स देखेंगे, ठीक है जी। एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हमारा फ्लूइड मोशन में होगा, ठीक है जी, और उसके मस्त मोशन में होगा तो हम उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रोटेशनल, कैसे घूमता है, कब घूमेगा, कब नहीं घूमेगा, क्या रोटेशन है, क्या इरोटेशन है, कैसा यूनिफॉर्म कब बोलेंगे, कोई फ्लूइड फ्लो उसको यूनिफॉर्म कब बोलेंगे, कब उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे, कब उसको स्टडी बोलेंगे, कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसको कब कंप्रेसिबल बोलेंगे, कब इनकम्प्रेसिबल बोलेंगे, कब रोटेशनल बोलेंगे, कब इरोटेशनल बोलेंगे, सारी चीज़ों में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। समझ में आया जी? आपका फ्लूइड किस में आ चुका है, मोशन में। यहाँ पर है फ्लूइड के बिहेवियर का एनालिसिस कर रहे हैं जब वो मोशन में, विदाउट कंसीडरिंग ऑफ द फोर्सेस। अब जो हमारा अगला जो आएगा, ध्यान देना टॉपिक, वो हमारा है फ्लूइड डायनामिक्स। सर आप ये बता नहीं रहे हैं कि इंपॉर्टेंट कौन सा है। आप जिस स्टेज में खड़े हैं उसमें सब इंपॉर्टेंट है यार। आप हर एक सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट समझिए, हर एक टॉपिक को इंपॉर्टेंट समझिए, ठीक है। ये जो अभी आपके पास पूरा बहुत समय है, जब वो रिवीजन आएगा तब हम एक बार बोल सकते हैं कि ये पढ़ लीजिए, ये मत पढ़िए। अभी जब आप जिस स्टेज में खड़े हैं, अभी आपके पास कोई एग्जाम नहीं है, एग्जाम डेट नहीं है, अभी आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए, ठीक है, ईमानदारी से, ठीक है जी। अब हमारा फ्लूइड डायनामिक्स आ रहा है, ध्यान देना, फ्लूइड तो मोशन में है ही है, और फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब ही होता है कि फ्लूइड के बिहेवियर का एनालिसिस करें, और वो मोशन में है विद कंसीडरिंग ऑफ द फोर्सेस। तो किसके अंदर आ जाता है यार, डायनामिक्स के अंदर आ जाता है। समझ रहे हो यार, डायनामिक्स के अंदर आता है। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ और यहाँ जो फ्लूइड है वो कौन सा रहता है जी, आइडियल फ्लूइड रहता है। कौन सा फ्लूइड रहता है, आइडियल फ्लूइड। सर आइडियल फ्लूइड क्या होता है बताऊंगा। आइडियल फ्लूइड कहने का मतलब मैं आपको बता दूं, आपको समझ में आएगा नहीं ज़्यादा। आइडियल फ्लूइड कहने का मतलब जिसके अंदर विस्कोसिटी ना हो, सर क्यों बताऊंगा बाद में, इनकम्प्रेसिबल हो, सरफेस टेंशन जीरो हो, इरोटेशनल हो, ये सारी खासियत है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। आइडियल फ्लूइड प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी, आइडियल फ्लूइड प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। ये कैसे एक एक चीज़ को मैं कड़ी को जोड़ते चलूँगा जब मैं आऊँगा, ये तो भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स में जिस भी फ्लूइड के बिहेवियर का एनालिसिस करते चलेंगे वो सब कैसे रहेंगे, कौन सा फ्लूइड रहेगा, आइडियल रहेगा। आइडियल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इनकम्प्रेसिबल होता है, आपको पता नहीं चल रहा है क्या है। इरोटेशनल होता है, आपको उतना आइडिया नहीं है क्या है।
नॉन विस्कस होता है, विस्कोसिटी जीरो, आपको पता नहीं, सरफेस टेंशन जीरो, आपको सरफेस टेंशन का आइडिया ही नहीं है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, आपको कुछ नहीं पता, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है जी। लेकिन ये सब थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में कहीं कहीं सबकॉन्शियस माइंड में जाते जा रहा है कि ये सब चीज़ें हैं, कुछ आइडियल फ्लूइड का नाम का होता है, ऐसा समझ रहे, कुछ हाफ फ्लूइड काइनेमेटिक्स होता है, कुछ फ्लूइड डायनामिक्स होता है, बस एक आइडिया जा रहा है, आपको कुछ याद थोड़ी रहने वाला, मुझे मालूम है आपको कुछ याद नहीं रहेगा अभी, बस एक आइडिया दिमाग में देते जा रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए, सो फ्लूइड डायनामिक्स में कहने का मतलब, ध्यान दीजिएगा, फ्लूइड के बिहेवियर का एनालिसिस करना है विद कंसीडरिंग ऑफ द फोर्सेस। सो अलग अलग साइंटिस्ट आए, अपना अलग अलग थ्योरी लगाया, मतलब अलग अलग थ्योरी कहने का मतलब सरल शब्दों में आपको समझाऊं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्लूइड डायनामिक्स में बहुत सारे फोर्सेस, प्रेशर फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, विस्कस फोर्स, टर्बुलेंट फोर्स, कंप्रेसिबिलिटी फोर्स और सरफेस टेंशन फोर्स, मेनली इतने फोर्स मैंने ले लिया। अब वो उसमें मैं अलग से डिस्क्राइब करूंगा जब मैं फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ाऊंगा आपको। जब मैं फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रेशर किसके क्राइटेरिया में आता है, एरिया वाले क्राइटेरिया में आता है, कि वॉल्यूम वाले के क्राइटेरिया में आता है, कि वेलोसिटी वाले क्राइटेरिया में आता है। जो अलग अलग फोर्सेस आए हैं वो कैसे आए हैं, अभी तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि कोई फ्लूइड मूव हो रहा है तो इतना मान के चलिए प्रेशर इतना टाइप का वो फोर्स लेके चलता है। कोई फ्लूइड फ्लो होता है तो इतने टाइप ऑफ फोर्सेस को वो लेके चलता है, बस इतना आप समझिए अभी, ठीक है जी। अब एक एक फोर्स कैसे कहाँ से आया वो मैं वहाँ पर जब आऊँगा तब डील करूँगा ना यार, ठीक है, ठीक है जी। अब समझिए बात। सो फ्लूइड डायनामिक्स में फ्लूइड के बिहेवियर का एनालिसिस करना है, फ्लूइड में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं जब वो मोशन में है विद कंसीडरिंग ऑफ द फोर्सेस। तो अलग अलग साइंटिस्ट हुए भाई, जैसे कि रेनॉल्ड्स इक्वेशन बनेगा यहाँ पर, और आपका नेवियर स्टोक इक्वेशन बनेगा, और यूलर इक्वेशन बनेगा, बर्नौलीज इक्वेशन बनेगा। तो ये अलग अलग साइंटिस्ट हैं, समझ रहे हो। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने जब फ्लूइड के बिहेवियर का स्टडी किया तो अलग अलग फोर्सेस को लिया, समझ रहे हो। तो अलग अलग इक्वेशन बना, जैसे कि पूरे फोर्स को ले लोगे तो इसको बोलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इक्वेशन। जितने भी इक्वेशन है ना फ्लूइड डायनामिक्स में, चाहे वो नेवियर स्टोक इक्वेशन हो, यूलर इक्वेशन हो, बर्नौलीज इक्वेशन हो, रेनॉल्ड्स इक्वेशन हो, सारे जो गवर्न हुए हैं, कहाँ से गवर्न हुए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। एग्जाम में आता है कि यूलर इक्वेशन कहाँ से डिराइव्ड हुआ है। अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्लूइड डायनामिक्स और यूलर इक्वेशन जब आपको पढ़ाऊंगा तो यूलर इक्वेशन को जब मैं डिराइव करना चालू करूंगा वो कहाँ से करूंगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F बराबर ma। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है भाई कि यूलर इक्वेशन कहाँ से गवर्न हुआ है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नेवियर स्टोक इक्वेशन कहाँ से गवर्न हुआ है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, समझ रहे हो। तो अलग अलग साइंटिस्ट हुए, अलग अलग फोर्सेस का फ्लूइड का उन्होंने लिया और अपना एक थ्योरी बताया, उसके हिसाब से फ्लूइड का स्टडी किया। मैं सरल शब्दों में समझा रहा हूँ, सुन रहे हो यार। तो जैसे पूरा ही फोर्स ले लोगे तो क्या कहलाता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इक्वेशन, पूरा फोर्स ले लोगे। और ये वाला फोर्स को हटा दोगे, इतने फोर्स को ले लोगे तो रेनॉल्ड्स इक्वेशन कहलाता है। ये न्यूटन मोशन इक्वेशन बोल सकते हो, न्यूटन्स मोशन इक्वेशन। जब पूरे फोर्स को ले लोगे और इतने फोर्स को ले लोगे, ध्यान देना, तो ये क्या कहलाता है, रेनॉल्ड्स इक्वेशन। और टर्बुलेंट को हटा दोगे, इतने फोर्स को ले लोगे तो क्या कहलाता है, नेवियर स्टोक इक्वेशन। और सिर्फ प्रेशर और ग्रेविटी को ले लोगे तो क्या कहलाएगा, यूलर इक्वेशन। एग्जाम में बस यही पूछ लेता है कि यूलर इक्वेशन में कितने फोर्स होते हैं, तो प्रेशर और ग्रेविटी। रेनॉल्ड्स में कितने, तो प्रेशर, ग्रेविटी, विस्कस और टर्बुलेंट। नेवियर में कितने, नाव में टर्बुलेंट, नाव जब चलेगा, ऐसा मुझे तो ऐसे ही याद आता है, जब नाव चलेगा तो टर्बुलेंसी का काम है क्या यार, डुबो देगा ना। टर्बुलेंट मतलब जिग-जैग मोशन करता हुआ, सो ये हट जाएगा। सो नेवियर में प्रेशर, ग्रेविटी और विस्कस, नेवियर स्टोक इक्वेशन। ये सब ना मैथमेटिशियन है यार, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं। चाहे शुरू से अगर ले लो, पास्कल को ले लो, चाहे तुम आर्किमिडीज साहब को ले लो, चाहे तुम नेवियर को ले लो, यूलर को ले लो, बर्नौलीज को ले लो, सब मैथमेटिशियन थे। फिजिक्स भी जानते थे, लेकिन जनरली सब मैथमेटिक्स वाले थे यार सब। जो प्रांडल साहब आए थे ना 1904 में, जो उन्होंने बॉन्डिलेयर थ्योरी दिया, वहाँ वो फ्लूइड मैकेनिक्स से ज्ञाता थे। वो उसको हम मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जानते हैं। ये थोड़ा इसको जानने की जरूरत नहीं है। तो अलग अलग एक इक्वेशन बनेगा, वहाँ से अलग अलग फॉर्मूलेज आएंगे, ठीक है जी, जिससे हम फ्लूइड का क्या करेंगे, बिहेवियर का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर होगा वो होगा यूलर इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन जी, यूलर इक्वेशन। dp बाई रो प्लस v dv प्लस z डेल z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। ये है यूलर इक्वेशन, ये भी एग्जाम में आ जाता है यार, सुन रहे हो यार। इसी को जब इंटीग्रेट करोगे ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट
इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन या बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज इक्वेशन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो बर्नौलीज इक्वेशन आएगा, उसमें जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो एनर्जी पर यूनिट मास आएगा, फिर उस पर रो का मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आएगा, उसके बाद उसको जी से डिवाइड मारोगे तो एनर्जी पर यूनिट वेट आएगा। तो ये जो मेन इक्वेशन जो हमारे पास आएगा, P अपॉन रो जी प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये हमारे पास आएगा। इस कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन, एनर्जी पर यूनिट वेट। ये कैसे आ गया, क्या आ गया, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी बस आपको ये समझ में आ रहा है कि फ्लूइड डायनामिक्स में एक यूलर इक्वेशन आएगा, एक बर्नौलीज इक्वेशन आएगा, बस आपको इतना समझ में आ रहा है। ये कैसे आ गया आपको भी समझ में नहीं आ रहा है। ये हर एक इसका यूनिट जो है वो लेंथ के यूनिट के बराबर रहता है, मैं सब आपको बाद में बताऊंगा। एनर्जी पर यूनिट वेट रहता है, ये भी एग्जाम में आता है, सब बाद में बताऊंगा, ठीक है। सो बर्नौलीज इक्वेशन में हम समझेंगे कि बर्नौलीज क्या आता है, उसके थ्योरम को अच्छे से समझेंगे। जब पानी गिरते रहता है और जो झोपड़ी रहता है वो झोपड़ी कैसे ऊपर उठ जाता है। जब आप ट्रेन के पास खड़े रहते हैं तो जब ट्रेन चलता है तो आपको क्यों बोलते हैं कि ट्रेन आपको खींच लेता है, खींचता नहीं ट्रेन खींचता नहीं है, लेकिन बोलते हैं ना यार ट्रेन खींच लेगा, पास मत जाओ। तो वो हाँ, ट्रेन खींचता नहीं है, वो कैसे इसका इफेक्ट आता है, बर्नौलीज लगता है उसमें। आप जब गाड़ी चलाते रहेंगे तेज़ से और बस तेज़ ही जाता रहेगा, अब ऐसे कट मारेंगे बस के पास है, कट मार के ऐसे निकल जाएंगे सोचेंगे, लेकिन बस खींच लेता है उसको अंदर बस अंदर खींच लेता है, यहाँ पे बर्नौलीज लगता है, बस अंदर खींच लेता है। हाँ, और जब आपका प्लेन चलता है उसके विंग्स ऐसे डिजाइन रहते हैं, एरोडायनामिकली शेप ऐसा रहता है जिसमें थ्रस्ट फोर्स काम करता है बर्नौलीज पे बेस। तो मैं आपको शेप बताऊंगा उसका शेप कैसे रहता है, कि कैसे उस पर बर्नौलीज लगता है, ठीक है। ये जनरल नॉलेज है, ये एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में जो आएगा मैं आपको बताते भी चलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर बर्नौलीज इक्वेशन मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। बर्नौलीज इक्वेशन पर यूनिट मास बताऊंगा, पर यूनिट वॉल्यूम बताऊंगा, पर यूनिट वेट जो हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे वो यही यूज करते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन पर यूनिट वेट, इसके बारे में भी चर्चा करूंगा, ठीक है। यहाँ पर एक फ्लूइड काइनेमेटिक्स में आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट जो था एक कंटिन्यूटी इक्वेशन रह गया था, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में बताऊंगा। अभी जो आपके एग्जाम में भी आया था कि कंटिन्यूटी इक्वेशन किस पे बेस्ड है, सो मास कंजर्वेशन पे बेस्ड है, तो उसके बारे में बताऊंगा। 3 डायमेंशनल फ्लो के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन भी बारे में बताऊंगा। सो यहाँ पर एक कंटिन्यूटी इक्वेशन भी है, उसको मैं आपको बताऊंगा। हाँ क्या सुनो यार, बर्नौलीज इक्वेशन हो गया। मेनली अगर हम बात करें फ्लूइड डायनामिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास बर्नौलीज इक्वेशन है, उसके बाद इसके एप्लीकेशन है जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन में मतलब इंस्ट्रूमेंट, तो उसके 3 मेजर इंस्ट्रूमेंट जो एग्जाम में आएगा। एक वेंचुरी मीटर, पूरे वेंचुरी मीटर के बारे में बताऊंगा, पूरे न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं सब कुछ समझाऊंगा, पूरे फॉर्मूले बताऊंगा। वेंचुरी मीटर डिस्चार्ज मेजर करता है, डिस्चार्ज मतलब क्यू, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, समझते हो कि नहीं यार। डिस्चार्ज 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, मीटर क्यूब पर सेकंड, तो वेंचुरी मीटर वो मेजर करता है। बर्नौलीज इक्वेशन पे बेस्ड है, कैसे बेस्ड है बताऊंगा, बर्नौलीज प्रिंसिपल पे कैसे बेस्ड है, जब वहाँ पर आऊँगा तो बताऊंगा। उसके बाद एक है ऑरफीस मीटर। ऑरफीस मीटर कैसे होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे ज़्यादा लॉस होता है इसमें, कितना बड़ा रहता है, बड़े पाइप के लिए ऑरफीस क्यों यूज़ किया जाता है, क्या वेन ऑफ कॉन्टैक्टा है, क्या कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, कितना कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का रेंज होता है, क्या इसका फॉर्मूला है, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डील करूँगा ऑरफीस मीटर के बारे में भी, ठीक है। इसके बारे में बताऊँगा कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है, कैसे कितना लिया जाता है, रेंज क्या है। उसके बाद एक है आपके पास पिटॉट ट्यूब है, तो पिटॉट ट्यूब जो है वो किस काम आता है यार, वेलोसिटी मेजर करता है। सो पिटॉट ट्यूब क्या होता है, इसको प्रांटल ट्यूब क्यों बोलते हैं, टोटल हेड ट्यूब भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। पिटॉट ट्यूब का क्या फॉर्मूला है वेलोसिटी निकालने का, √2gh, इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो मेनली अगर मैं बात करूँ फ्लूइड डायनामिक्स में तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा यूलर इक्वेशन ये, और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करके बर्नौलीज ले आऊँगा, और 3 चीज़ें ये वेंचुरी मीटर, ऑरफीस मीटर और पिटॉट ट्यूब। वेंचुरी मीटर जो है वो डिस्चार्ज मेजर करता है, ऑरफीस भी डिस्चार्ज मेजर करता है, और पिटॉट ट्यूब जो है वो क्या मेजर करता है, वेलोसिटी मेजर करता है। समझ में आएगी। सो ये फ्लूइड डायनामिक्स था। फिर से वापस आते हैं सिलेबस पे। फ्लूइड स्टैटिक्स कहने का मतलब पानी रुका हुआ है। पानी जब रुका हुआ है तो उसके पानी के बारे में थोड़ा जान लेंगे, इंट्रोडक्शन देख लेंगे, उसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ को देख लेंगे। रुका हुआ है कहीं भाग ना जाए पानी रुका हुआ है तो जान लेते हैं यार, उसके बारे में बैठ के बात कर लेंगे उससे, भाग जाएगा वो, नीचे गिरेगा डैम से। स्पीलवे बनाते हो नीचे, हाइड्रोलिक जंप मिलता है ना यार, सब उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा, हाइड्रोलिक जंप कैसे रहता है, स्पीलवे के बारे में बात कर लेंगे। तो पानी अगर रुका हुआ है तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं यार, उसका इंट्रोडक्शन यार। भाग जाएगा तो कहाँ बात कर पाओगे यार, नहीं यार। तो उसके बाद उसका प्रेशर वैसे उससे पूछ लेंगे, भैया कितना प्रेशर है तुम्हारे दिमाग में,
उसका प्रेशर भी जान लेंगे, तो तुम किससे किससे मेजर हो सकते हो ये भी देखेंगे। उसके बाद फोर्सेस कितना कितना लगाओगे भैया, थोड़ा कम लगा लेना, ये भी बात कर लेंगे उससे, है ना। थोड़ा देख लेना यार, अपने ही आदमी लोग हैं, ये वॉल जो है तुम ही तो बनाए हो ना, तुम ही तो इंजीनियर हो वहाँ के यार, थोड़ा देख लो, बात कर लेना फ्लूइड से कि भैया थोड़ा कम लगाओ यार प्रेशर है सर थोड़ा। ठीक है। और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइन और कर्व्ड के लिए देन बुयांसी फ्लोटेशन पे भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद काइनेमेटिक्स मोशन में आ गया, काइनेमेटिक्स में मैंने चर्चा कर लिया, डायनामिक्स में मैंने चर्चा कर लिया है। ठीक है, हाँ नोट डाउन कर लीजिए इसको।